हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। वेलकम टू द अल्टीमेट रिवीजन बैच। सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए हमने ये रिवीजन बैच शुरू की है। आपका पेपर नंबर है 5, जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ये जो रिवीजन वीडियोस है ये आपको मई 2025 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। स्टडी मटेरियल हम कौन सा रेफर करते हैं? स्टडी मटेरियल हम रेफर कर रहे हैं हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने जो हमारे लिए इशू किया है वही स्टडी मटेरियल। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जुलाई 2024 वाला जो एडिशन है वो आपको मई 2025 की एग्जाम और उससे आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो वही स्टडी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? आपके जो दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन सा प्रॉब्लम? स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, रिवीजन लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, दोनों का इशू आपका सॉल्व हो गया। इसी चैनल के ऊपर आपको रिवीजन वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में आखिरी वाला टॉपिक रहेगा। एंड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट रिवीजन, वर्ड टू वर्ड जो कोर टॉपिक्स है उनका सारा रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको लेके आता हूँ हमारे अल्टीमेट सक्सेस मंत्र के ऊपर। सीए स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास केवल एक ही सक्सेस मंत्र है और वो आपकी आंखों के सामने है। एक पोर्शन है आपका एवरेज परफॉर्मर। जो भी बच्चे केवल 40 और 60 मार्क्स इनके ऊपर फोकस करते हैं वो हमेशा एवरेज परफॉर्मर बन के रह जाते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे 70 से लेकर आगे की रेंज में टारगेट करते हैं उन्हें हम लोग कह सकते हैं प्रीमियम परफॉर्मर। तो ये जो एवरेज परफॉर्मर होते हैं इनको अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल कम मार्क्स का होता है तो वो मेहनत भी कम करते हैं, और मेहनत कम की तो अल्टीमेटली जितना टारगेट हमने सेट किया है उससे कम मार्क्स हमें मिलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटीट्यूड अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा लगते हैं और हमें ऐसे लगने लगता है कि सीए की एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है लेकिन इतनी भी टफ नहीं है कि हमारा मनोबल तोड़ सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों प्रीमियम परफॉर्मर्स। इन बच्चों के दिमाग में एकदम क्लैरिटी होती है। क्या भाई साहब? जो एटीट्यूड हमारा 10वीं और 12वीं में था मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का, वही एटीट्यूड वो बच्चे यहाँ पर लेके आते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपका एटीट्यूड हमेशा इस रेंज में होना चाहिए। दिस इज नॉट योर गोल। कभी भी अपनी जिंदगी में इसको जगह नहीं देनी है। दीज आर आर्टिफिशियल हर्डल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट इन योर लाइफ। तो ये आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। आपको हमेशा इस रेंज में परफॉर्म करना है, आपको प्रीमियम परफॉर्मर बनना है। क्योंकि जब आप गोल बड़ा सेट करोगे तो आपने मन की तैयारी करोगे कि मेहनत भी ज़्यादा करनी है। मेहनत ज़्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नई एनर्जी, आप में इंस्पिरेशन आएगा। अच्छे गोल सेट करो, बड़े गोल सेट करो तो आप में इंस्पिरेशन आएगा, एनर्जी जनरेट होगी, आप अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाओगे। उसी के साथ जब भी आप एज अ फ्रेशर पहले जॉब के लिए जाओगे, एक्सपीरियंस लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं। आपने सीए एग्जाम्स क्लियर कर ली, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और फिर आप कॉर्पोरेट जॉब के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो डिपेंड आपके दो फैक्टर्स के ऊपर आपका पैकेज एंड अपॉर्चुनिटी यानी जॉब अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है। पहला, सबसे पहले तो जो भी एचआर वाले लोग होंगे उनके पास बहुत सारे रेज्यूमेज आएंगे, है ना, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसमें से वो उन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैंडिडेट्स को फिल्टर करेंगे जिनका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, ठीक है। ये जो एवरेज परफॉर्मर वाले होते हैं इनको लास्ट में रखते हैं। जब अगर कोई प्रीमियम परफॉर्मर नहीं मिला तो फिर इनमें वो कैंडिडेट ढूंढते हैं। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो आपको हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस मिलने वाला है। पहला प्रेफरेंस हमेशा जॉब्स के लिए कॉर्पोरेट यानी प्रीमियम परफॉर्मर को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रीमियम परफॉर्मर बंदे हैं वो अच्छा पैकेज लेके आगे बढ़ जाएंगे। और जब भी आप प्रीमियम परफॉर्मर बनते हो तो आपकी जिंदगी की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस अच्छे खासे आने लगते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स आएंगे आपके पास तो आपके जो आपने छोटे छोटे ड्रीम्स देख के रखे, किसी के पास 2 व्हीलर का ड्रीम है, किसी के पास 4 व्हीलर का ड्रीम है, किसी के पास अच्छे फ्लैट या घर का ड्रीम होता है, तो वो ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपको स्पीड आपकी बढ़ेगी। एवरेज परफॉर्मर की स्पीड कम होती है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उतना फाइनेंशियल कैपिटल नहीं होता। प्रीमियम परफॉर्मर्स की स्पीड ज़्यादा होती है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की, क्योंकि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होते हैं, उन्हें
बैंकिंग जो अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे बैंक या फिर नॉन एनबीएफसीज, वो लोन भी दे देंगे क्योंकि उनके पास रिपेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है। एवरेज परफॉर्मर के पास पहले ही पैसा कम होता है, इनकम पहले ही कम होती है, तो रिपेमेंट कैपेसिटी भी उनकी कम होती है। तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर किसी वर्किंग कैपिटल के बारे में, होम लोन के बारे में कुछ भी अगर पैसा चाहिए होगा तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। तो अल्टीमेटली सारी बातों का सार, जिस्ट एक ही है, ये आपका टारगेट कभी भी नहीं होना चाहिए। दिस इज योर वर्ल्ड, दिस इज योर गोल, और आपको हमेशा प्रीमियम परफॉर्मर बनना है। अब आप इसको अचीव कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। 5 रिवीजन करो, 2 रिवीजन करो, 10 रिवीजन करो, आई डोंट केयर, आपको प्रीमियम परफॉर्मर बनना है। सवेरे उठ के पढ़ाई करो, दोपहर में पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई करो, रात में जग के पढ़ाई करो, आई डोंट केयर। आपका अल्टीमेट एम क्या होता है? ये रिजल्ट अचीव करना है। अब आप इस रिजल्ट को कैसे अचीव करते हो, कौन सा सिस्टम फॉलो करते हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि आपका जीवन जिस तरीके का होगा, आपके पास आपका एनवायरनमेंट जिस तरीके का होगा, उस हिसाब से आपकी पढ़ाई होने वाली है। तो आपको पहले तो गोल सही सेट करो। इस गोल को सेट करने के बाद फिर अभी सोचना है कि इसको अचीव कैसे किया जाए, उस हिसाब से अपने जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर लेना। और यही आपका एकमात्र सक्सेस मंत्रा है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ, अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स में। चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 7 को रिवाइज करने वाले हैं, जो कि है आपका डॉक्यूमेंटेशन। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला सब्जेक्ट है, जो एरिया है, उसमें यहाँ पर हमने जितना भी काम परफॉर्म किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में, यानी पूरे के पूरे ऑडिट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, उनको किस तरीके से डॉक्यूमेंट करना चाहिए, कंपलसरीली हमें क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करनी है, उसके बारे में जानकारी इस टॉपिक में आपको मिलने वाली है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे टॉपिक नंबर 7 में, जो कि आपका पेज नंबर 2.17 के ऊपर है, यानी 2.7 के ऊपर आपको टॉपिक नंबर 7 मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस ऑडिट वर्किंग पेपर कैसे तैयार करने हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो आ जाओ, उसको रिवाइज करते हैं। द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, यानी ऑडिटर साहब को फॉलोइंग बताई गई बातें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। कौन सी बातें होती है वो दोस्तों? द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट ए, बी एंड सी, 3 बातें आपको डॉक्यूमेंट करनी है। कौन सी? द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, यानी आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है उसको रिटर्न फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट करना है। दूसरा, द ऑडिट प्लान, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उस ऑडिट स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए आपका ऑडिट प्लान क्या है, आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके इस स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने वाले हो, वो बातें आपको डॉक्यूमेंट करनी है। और तीसरी बात, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान एंड द रीजंस फॉर सच चेंज। अब आपको पता है कि भाई साहब ऑडिट के दौरान हमें नई इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, और हमें यह भी पता है कि हमारा जो ऑडिट का स्ट्रेटेजी होता है, ऑडिट का प्लान होता है, या फिर ऑडिट का जो प्रोग्राम होता है, वो रिजिड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। समय के साथ अगर नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है तो हम अपने स्ट्रेटेजी में एंड प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। ऐसी प्रोविजन हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में हमें दी गई है। तो इसीलिए हमारा जो ऑडिट का स्ट्रेटेजी है और हमारा जो ऑडिट का प्लान है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। तो 3 बातों को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। पहला, ऑडिट की स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट करो। दूसरा, ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करो। और इस ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान में अगर आप कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस करते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। आपने क्या चेंज किया और आपने चेंजेस क्यों किए, उसका जस्टिफिकेशन, उसका रीजन भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो ब्रॉडली ये 3 बातें एज एन ऑडिटर आपको डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। The documentation of the overall audit strategy is a record of the key decisions considered necessary to properly plan the audit and communicate significant matters to the engagement team. अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस बताया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है? Record of key decisions considered necessary to properly plan the audit and
टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। यानी ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन में की डिसीजंस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड जो चीज़ें जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हमें अपनी एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करना है उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन होता है। दूसरा पॉइंट, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान। यहाँ पर हमने पहला वाला जो आपका पॉइंट था, यहाँ पर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, पहला पॉइंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या बता रहा है, ऑडिट प्लान के बारे में बता रहा है। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्लान्ड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ risk assessment procedures and further audit procedures at the assertion level in response to the assessed risk। तो यहाँ पर it आगे पढ़ लेते, फिर एक साथ में बताता हूँ। It also serves as a record of the proper planning of the audit procedures that can be reviewed and approved prior to their performance। The auditor may use standard audit programs and or audit completion checklist tailored as needed टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर दो मुद्दे हमें बताए गए हैं। पहला, ऑडिट प्लान में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती है। तो ऑडिट प्लान में आपका किन बातों का रिकॉर्ड होगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। यानी सबसे पहले ऑडिटर साहब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट कौन सी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन होगा। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट द असर्शन लेवल। ठीक है, और जो असर्शन लेवल के लिए आप ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करने वाले हो उसके बारे में डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। आगे, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड। इसमें और कौन सा रिकॉर्ड होता है, ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। द ऑडिट मे यूज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर देखो, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली इसी स्टेटमेंट को दूसरी, यानी जब हम कहते हैं ना पहले कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं और उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन अदर वर्ड्स। तो इसी बात को उन्होंने थोड़ा सा और अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। सेम बात अलग अलग लैंग्वेज में बताने की, अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। द ऑडिटर मे यूज। अब ऑडिटर साहब के पास जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, ऑडिट प्लान का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसके कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ऑडिटर साहब के पास भाई साहब ऑप्शन कौन सा अवेलेबल होता है, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम। यानी जो हमारे इंस्टीट्यूट ने जो भी हमारे लिए स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स दिए होते हैं या फिर चेकलिस्ट दी होती है वो, या फिर आप टेलर्ड एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट, यानी आप खुद भी अपना प्लानिंग, अपना एक चेकलिस्ट बना सकते हो। आप इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए गए चेकलिस्ट या फिर आपका जो कंप्लीशन का जो टास्क होगा, जो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम होगा, उसको भी फॉलो कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई साहब मुझे इस किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए खुद बैठ के शांति से पूरा ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करना पड़ेगा, प्लान ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो वो भी आप ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। रेडीमेड भी आप यूज कर सकते हो या कस्टम मेड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे, द रिकॉर्ड ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है वो, यानी बेसिकली देखो यहाँ पे जो 3 पॉइंट बताए गए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वो आपका यहाँ पर हो गया, तो इसको आप पॉइंट नंबर ए कर दो। फिर ऑडिट प्लान के बारे में हमने बताया डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑडिट प्लान जो है आपका वो भाई साहब ऑडिट प्लान सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसे पॉइंट नंबर बी एक्सप्लेन कर दो। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन करता है वो, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो यहाँ पर क्या हो गया है, सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी ये आपका पॉइंट नंबर सी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अ रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान and resulting changes to the planned nature, timing and extent of audit procedures explains why the significant changes were made and the overall audit strategy and audit plan finally adopted for the audit। तो यहाँ पर क्या कहा गया है भाई साहब, significant changes अगर आप करते हो तो क्या changes आपने किए उनको डॉक्यूमेंट कर लो, प्लस फर्दर आपको दूसरा एस्पेक्ट क्या डॉक्यूमेंट करना है सिग्निफिकेंट चेंजेस के बारे में, रीजन,
उसका लॉजिक क्या था। आपने ओरिजिनली एक प्लान बनाया, फिर आपने उस प्लान में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए, तो वो चेंजेस क्या किए वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। और जो पहला प्लान था और अभी जो आपने चेंजेस किए, तो वो चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका रीज़न क्या है, ये बातें आपको डॉक्यूमेंट करनी है। फिर इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ये बातें आपको, तीन बातें यहाँ पर बताई गई है। और यहीं पर फिर आगे आपका आता है दोस्तों टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, जो आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है, इस रिवीजन बैच में हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं कर रहे, हम केवल और केवल डायरेक्ट जो आपकी कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट्स को वर्ड टू वर्ड बिल्कुल हम रिवाइज कर रहे हैं। अब इसके जो आंसर्स है ना, वो आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, हर एक चैप्टर के एंड में आंसर्स या हिंट आपको प्रोवाइड की गई है, उसको बेस पकड़ के आपको अपना आंसर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों आपके डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट। ऑडिट के दौरान आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट करना है आपको। ठीक है, उसी के साथ दूसरा पॉइंट आपको ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करना है, और तीसरा सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, और जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आपने किए हैं उनके रीजन, आपने क्यों चेंज किए, ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स एज एन ऑडिटर आपको कंपल्सरीली डॉक्यूमेंट करने हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एकदम छोटा सा टॉपिक था, ये भी हमारा होता है समाप्त। अब अगले वीडियो में हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। वो टॉपिक है दोस्तों आपका टॉपिक नंबर 8, जो कि है ऑडिट प्रोग्राम। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हमें रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन कोई गल नहीं जी, हम इसको एकदम अच्छे तरीके से शांति से बढ़िया इसको भी रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक्स द केयर्स। अब हमारा एक और काम बचा हुआ है, वो यानी यहाँ पर टिक मारना। अब ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला जो आपका है ना, इसको आप मार दो भैया स्टार मार्क, और ऑडिट प्रोग्राम भी जो है इसको भी आप मार दो स्टार मार्क। यानी चैप्टर नंबर 2 में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपके, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 8, ये 4 टॉपिक्स आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, उसमें 3 से लेकर 6 तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको भी आपको रिवाइज करना है। चलो जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए।